दलीय व्यवस्था के गुण। कल मैंने आपको दलीय व्यवस्था के बारे में बताया था कि दल क्या है, और मैंने यहाँ भी बताया था कि दल जो है विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो आपस में एक होकर, एक विचारधारा के लोग एक होकर वो एक दल का या संगठन का निर्माण करते हैं। और दलीय व्यवस्था किसी भी देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आज है दलीय व्यवस्था के गुण। अब दलीय व्यवस्था के गुण क्या है? नंबर 1 है मानव स्वभाव के अनुकूल। जो दल है वो मानव स्वभाव के अनुकूल होते हैं। मानव प्रकृति से ही स्वभाव के कारण, विचारों के कारण भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वो क्या है, कोई स्वभाव से उदार होता है, कोई विद्रोही टाइप का होता है, कोई उग्रपंथी होता है। तो जो जिस प्रकार के विचार रखता है वो उस विचार वाले संगठन में इकट्ठा होकर अपनी बात को एक प्लेटफॉर्म पे रखने का कार्य करता है। यानी मानव स्वभाव के अनुकूल ही राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, यह उनका अनुकूल है। ये अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो अलग अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं, अलग अलग विचारधारा से संबंधित होते हैं, अलग अलग विचारधारा के अनुकूल होते हैं, और उसी अनुसार उनके संगठनों का निर्माण होता है। कोई उदारपंथी होता है, कोई उग्रपंथी होता है, कोई वामपंथी होता है, कोई दक्षिणपंथी होता है। इस प्रकार के उसको स्वभाव के अनुकूल राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। दूसरा क्या, लोकतंत्र के लिए आवश्यक, यानी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण रोल है। राजनीतिक दल क्या करते हैं कि शासन सत्ता में राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्य आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल है वो जनता के बीच अपने विचारों को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, और वहां से वो चुनाव जीत कर जब आते हैं तो जो बहुमत दल होता है, जो बहुमत के साथ जो दल जीत कर आता है वो क्या है, शासन सत्ता में भागीदार बनता है। यानी शासन सत्ता में क्या है, उसकी सरकार बनती है, और जो उससे कम स्थिति में रहता है वो विरोधी दल में आता है और विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। यानी लोकतंत्र में शासन सत्ता में आने वाला दल, सरकार बनाने वाले दल और विरोधी दल दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि लोकतंत्र के विकास में, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। शासन को दृढ़ता प्रदान करना। यदि हम देखते हैं कि अगर शासन है, शासन में अगर कोई बहुमत दल सत्ता में आता है तो शासन को एक मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति क्या है, सत्ता नहीं बना सकता। इसलिए राजनीतिक दल जब बनेंगे और उनके माध्यम से जब चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद जब वो सत्ता में आएंगे तो कार्य करने में भी एक मजबूती प्रदान करते हैं, ये समूह के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं, शासन को वो एक दृढ़ता यानी मजबूती को प्रदान करते हैं। अगला है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। आपने देखा होगा विभिन्न राजनीतिक दल जब चुनाव में जाते हैं तो वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, और क्या है, रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पम्पलेट छपाते हैं, जिससे कि वो जनता के बीच जाकर क्या करते हैं, राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और इससे हमको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो सामाजिक है, कुछ न कुछ ऐसी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं जिनसे क्या है, आम जनता क्या है, जागरूक होती है। इस प्रकार क्या है, जो राजनीतिक दल है, जो दलीय व्यवस्था है, उस सार्वजनिक शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। अब आपने देखा होगा, मैंने अभी कहा है कि जब जनता के बीच राजनीतिक दल जाते हैं तो वो जो ज्यादा जो बहुमत के साथ जो दल आता है वो शासन बनाता है, और जो कम उससे कमतर होता है या कम सीटें लेकर आता है वो क्या करता है, विरोधी दल बनकर रहता है। तो शासन की निरंकुशता यानी शासन सत्ता में अगर एक ही दल का वर्चस्व रहेगा तो वो मनमानी करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो विरोधी दल होता है वो वहां पे क्या है, एक किस्म से ब्रेक का काम या लगाम का कार्य करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि तांगा होता है, तांगे पे अगर हम लगाम नहीं लगाएंगे तो तांगे का घोड़ा है वो अनियंत्रित हो जाएगा। ये गाड़ी है, गाड़ी पे अगर ब्रेक नहीं होंगे तो गाड़ी क्या है, अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए जो विरोधी दल है वो शासन पर क्या है, शासन की निरंकुशता पर ब्रेक लगाने का या क्या है, जो तांगे का घोड़े लगाम लगाने का कार्य करता है। इस प्रकार शासन है जो वो निरंकुश नहीं हो पाती, शासन मनमानी पे नहीं उतराती, तानाशाही नहीं कर पाती। और इस प्रकार क्या है, विरोधी दल केवल विरोध के लिए नहीं बल्कि क्या है,
सकारात्मक विरोध के लिए भी कार्य करते हैं। श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण, आपने देखा होगा जब संसद में रहते हैं, जब किसी कानून पर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर वाद विवाद होती है, चर्चा होती है, और चर्चाओं के माध्यम से ही कानून का निर्माण किया जाता है। यानी श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण तभी किया जा सकता है जब किसी मुद्दे को या किसी कानून का जो प्रस्ताव आता है उस पर चर्चा हो। अगर वो बिना चर्चा का ही पास हो जाता है, अगर बहुमत दल या एक ही दल या इस तरह की स्थिति होती तो श्रेष्ठ कानूनों के निर्माण में क्या एक बाधा उत्पन्न हो जाती। इसलिए क्या है, श्रेष्ठ कानूनों के निर्माण में भी दलीय व्यवस्था महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि उसमें क्या है, किसी भी मुद्दे को लेकर जब कानून बनता है तो उस पर क्या है काफी समय तक क्या है विचार विमर्श होता रहता है, और विमर्श विमर्श के बाद क्या है उससे जो मुख्य चीजें, मुख्य बिंदु आते हैं, जो अच्छी चीजें आते हैं, उनको लेकर क्या है कानूनों का निर्माण किया जाता है। समदर मंथन में क्या है अमृत की प्राप्ति करना जैसा कानून बनते हैं। शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय, जो शासन की व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, इनके बीच भी क्या है राजनीतिक दल क्या है एक सामंजस्य स्थापित करने का या समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। जो दल सत्ता में आते हैं उनकी जो सरकार बनती है, उनकी जो उनकी दलीय व्यवस्था, दल अलग हो जाता है, सरकार अलग हो जाती है, जो दल है वो उनमें क्या है सामंजस्य बिठाने का कार्य भी करते हैं। विभिन्न मतों का संगठन, यानी जो विभिन्न संगठन है वो अलग अलग मतों का संगठन बनाकर कार्य करते हैं। यानी जो एक संगठन एक विचारधारा के लोग हैं वो एक संगठन बनाए जाते हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो दूसरा संगठन बनाते हैं। इसलिए विभिन्न मतों का संगठन, यानी जब क्या है जनता के बीच भी वो जाते हैं तो विभिन्न लोग क्या करते हैं अपनी ओर क्या है लोगों को आकर्षित करते हैं, अपनी विचारधारा की ओर आकर्षित करते हैं, जिससे उनका जो संगठन है वो मजबूत बने और अधिक से अधिक बड़ा हो, और संगठन के लोग, जनता भी और आम लोग भी क्या है आकर्षित हों, जिससे कि उनकी ओर आकर्षित होकर क्या है चुनावों में वो उनको लाभ भी दे सके। राष्ट्र एकता का साधन क्या है, राष्ट्र जो राजनीतिक दल है उनमें क्या है राष्ट्र एकता, यानी राष्ट्र में एकता के मुद्दे पर वो कार्य करते हैं। यानी उनको क्या है दल से ऊपर वो क्या है राष्ट्र को रखते हैं, और दलीय जो चिंता है उसको वो क्या है सेकेंडरी स्थिति में रखते हैं। इसलिए राष्ट्र एकता के लिए, यानी राष्ट्र एकता के प्रचार प्रसार के लिए वो कार्य करते हैं, और संवैधानिक बिंदुओं को लेकर जो राष्ट्रीय एकता की बात होती है उसमें कार्य किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, क्योंकि राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्र एकता का साधन, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो संकीर्णता से ऊपर उठकर क्या है राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में जानते हैं, राष्ट्र के बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं, और अपने दल के बीच भी क्या है राष्ट्र एकता के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसलिए वो राष्ट्र एकता का साधन भी है। दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल है वो विभिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हैं, जैसे मद्य निषेध को लेकर, मद्य निषेध के विरोध में क्या है वो क्या है यानी शराब विरोधी आंदोलनों में वो शामिल होते हैं। कहीं क्या है कोई क्या है विभिन्न जो सामाजिक संगठन है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, समाज के बीच जाकर विभिन्न कुरीतियों का विरोध करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दलीय व्यवस्था के गुणों के अंतर्गत जो मैंने ये बिंदु बताए हैं इनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इनको क्या है बारीकी से समझना बहुत ही आवश्यक है। दलीय पद्धति के दोष, अब दलीय पद्धति के दोष क्या है, इसके जहाँ एक गुण है वहीं इनके दोष भी हैं। लोकतंत्र के विकास में बाधा, आपने देखा होगा लोकतंत्र में जब शासन सत्ता में कोई दल आता है तो उसके विरोध के लिए कई दल क्या है विरोध, केवल मात्र विरोध के लिए विरोध करते हैं, चाहे वो अच्छे कार्य करें, लेकिन फिर भी कुछ दल जो विरोधी दल होता है वो उसके विरोध मात्र के लिए विरोधी कार्य करने में लग जाता है। और इस कारण क्या है वो जो अच्छे कार्य भी हैं, यदि विरोधी दल काफी मजबूत है तो जो सत्ता में दल है वो काफी जो कार्य है वो कार्य करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसे। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में वो बाधक के रूप में भी कार्य करते हैं। राष्ट्रीय हितों को हानि इस रूप में होती है कि कई बार क्या होता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक हितों को देखते हुए दल के हित को प्राथमिकता देते हैं, और जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी अनदेखी करने लग जाते हैं, यानी वो राष्ट्र से ऊपर दल को रखने लग जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए
कि राष्ट्र हित प्रथम में रखना चाहिए, प्राथमिकता में रखना चाहिए, और दल की हित सेकेंडरी, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो दल भी रहेगा, और अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो दल भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र हितों की वहां अनदेखी होती है। वो राष्ट्र हितों को अनदेखी करते हुए केवल जो पार्टी का हित है, जो दलीय हित है, उसको प्रार्थना देने लग जाते हैं। शासन कार्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा, क्योंकि आपने देखा होगा कि दल में, विभिन्न दलों में कई प्रकार के लोग आते हैं। आजकल होता क्या है कि जो धन बल के आधार पर लोग जीत जाते हैं, जिसके व्यक्ति कोई बहुत अच्छा है, उसके पास धन नहीं है तो वो जीत के नहीं आता है, या वो चुनाव नहीं लड़ सकता, या क्या है वो जी हजूरी नहीं करता। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हुए, बुद्धिजीवी हैं, जो विकास कर सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उन लोगों की यहाँ उपेक्षा हो जाती है। उन लोगों को पार्टियां भी टिकट नहीं देती। कई बार पार्टियां क्या करती हैं, उन व्यक्तियों को टिकट देती हैं जिनके पास पैसा है, चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा लगाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनकी क्या है, अनदेखी या उपेक्षा की जाती है। भ्रमात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, यानी क्या है, वो जनता के बीच जब जाते हैं तो वो क्या है, एक भ्रम पैदा करते हैं, झूठे भाषण देके, झूठी बातें रखकर, अपनी बात को सच, यानी सच को झूठ और झूठ को सच दिखलाकर वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ ये ठीक कह रही है और इनको क्या है, हमको वोट करना चाहिए। इसलिए वो क्या है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही शिक्षा देते हैं, बल्कि क्या है, वो गलत शिक्षा देते हैं, और गलत शिक्षा के कारण क्या हो जाता है कि लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन, जो जनता में एकता होती है वो दलीय व्यवस्था के आधार पे उनको क्या है, मतभेदों में प्रोत्साहन करते हैं, जिससे कि क्या है, जनता आपस में, जनता में फूट पड़े और वो क्या है, एक दूसरे के विरोधी होकर दल व्यवस्था के हिसाब से कार्य करें। और इन जनता में मतभेदों के साथ साथ वो क्या है, इनमें धार्मिक, क्षेत्रीय, जाति और कई प्रकार से वो क्या है, मतभेदों को इसमें प्रोत्साहन करती है, जिससे कि क्या है, उनकी प्रति क्या है, लोगों का, जनता का क्या है, आकर्षण हो और वो जनता को क्या है, वोट कर सके। सामान्य नैतिक स्तर में आपने देखा होगा कि जो नैतिकता है वो रही नहीं जाती। झूठ बोलना है, नैतिकता कोई इस तरह का नहीं कि हमें अच्छे कार्य करने हैं, इस ओर उनका ध्यान ही नहीं रहता। वो लगातार जो राजनीति है उसमें नैतिकता स्तर की गिरावट आती है। किसी प्रकार के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि किस प्रकार के आरोप लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। इन सभी चीजों को क्या है, देखा जाए तो उसमें क्या है, उनके जो नैतिक स्तर है वो गिर जाता है। राजनीति में भ्रष्टाचार, आपने देखा होगा कि जब जैसे राजनीतिक दल जीत के आते हैं तो जो दल जीत कर आते हैं और अगर सरकार बनाते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सरकारी ठेकों में या सरकारी कार्यों में या जो निर्माण कार्य हैं सारी जगह उनका हस्तक्षेप होता है, और वो सरकार क्या है, उनको क्या है, कार्य भी देती है। और कार्य वो क्या किस तरह करते हैं, भ्रष्टाचार, मतलब उसमें ज्यादातर काम क्या है, अच्छे न होकर क्या है, पैसे कमाने की व्यवस्था बना दी जाती है, जिससे कि जो कार्य होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए होते। अगला है समय और धन का भी। आपने देखा होगा विधानसभाओं में या लोकसभाओं में जो चर्चाएं होती हैं, बेमतलब की चर्चाएं होती हैं, उन पे सही ढंग चर्चा नहीं होती। कई बार क्या संसद को क्या है, कई दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, और जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और जनता के मुद्दे जो है सही ढंग से क्या है, संसदों में उठाई नहीं जाते। कई बार चर्चा ही नहीं होती है और कानून पास हो जाते हैं। इस प्रकार के है वहां पे समय और धन का भी अपव्यय होता है, बेकार में चला जाता है। राजनीतिक दलों की सत्ता का, राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल है उसमें 2-4 व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, जो कि क्या है, केंद्र में है। वो जो कहते हैं, जो करते हैं, उसी के अनुसार कार्य होता है। यानी लोकतंत्र रह ही नहीं जाता है, व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता रही नहीं जाती है, व्यक्ति अपने तरीके से कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। क्या है, जो हाईकमान कहेगा वही अन्य लोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण। दलीय पद्धति के गुणों के साथ दलीय पद्धति के दोष है, लेकिन हम दलीय पद्धति को के अनदेखी नहीं कर सकते। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ चीजें अगर हम दूर कर दें, उनके दोषों को दूर कर दें, तो क्या है, राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। एक तो जो राजनीतिक दल है वो धर्म, जाति, वर्ग और वर्ण के आधार पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका जो निर्माण किया जाए वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरा क्या है, जनता को शिक्षित होना होगा, जागरूक होना होगा, जिससे कि वो ये समझ सके कि कौन दल अच्छा है, कौन खराब है, किससे हम क्या है शिक्षा प्राप्त करते हैं, किसको हमको सत्ता में लाना चाहिए, इस प्रकार। और व्यक्तिगत स्वार्थों की उसके बजाय क्या है, राष्ट्र हित को देखना चाहिए। अगर हम सारी चीजों को देख लेते हैं तो राजनीतिक दलों में सुधार आ सकता है, उनके दोष खत्म हो सकते हैं और एक अच्छी शासन प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है।
फिर भी कुल मिला के अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो दलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए क्या है उनका होना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, कल दूसरा टॉपिक होगा।